नमस्कार। एस्ट्रोबेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रोबेसिक चैनल से। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंबस्ट प्लैनेट जो होते हैं, मतलब जो हम लोग हिंदी में कहते हैं कि ग्रह जो है अस्त हो गया है, उसका क्या मतलब है। मतलब किस सिनारियो में जो है ये प्लैनेट जो है, कोई भी ग्रह जो है कंबस्ट होता है, अस्त होता है। तो लॉजिक बेसिकली ये है कि सन, हम लोगों को पता है कि सोलर सिस्टम में हम लोगों का या ज्योतिषी में जो है सन जो है वो लाइट, जो रोशनी वाला जो है वो प्लैनेट है, ग्रह है, जिसमें से रोशनी है, बहुत ज्यादा लाइट है और हीट भी है। तो कोई भी ग्रह जब उसके करीब आता है, कुछ पर्टिकुलर डिग्री पे सबका रेंज है, तो वो ग्रह जो है अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। मतलब सन का रोशनी इतना ज्यादा रहता है कि वो उस ग्रह का जो अपना क्वालिटी है, उसका प्रभाव जो उसको होने नहीं देता है। जिस तरह से कि अगर आप अंधेरा है और वहां पर एक कैंडल जलाते हैं तो आपको इजीली दिखता है कि वो कैंडल क्या है। लेकिन अगर उसी कैंडल के बगल में आप बड़ा सा हेलोजन जला दें या बहुत बड़ा सा लाइट जला दें, तो कैंडल का जो लाइट है वो कुछ अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाता। इवन दो वो लाइट है, लेकिन उस बड़े लाइट के सामने जो है उसका लाइट बहुत कम हो जाता है। यही चीज होता है जब कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत ही करीब आ जाती है, तो उसे हम लोग कंबसन कहते हैं या हिंदी में अस्त कहते हैं। तो बेसिकली अस्त होता क्या है, तो ग्रह कंबस्ट होता क्या है, तो बेसिकली वो अपना क्वालिटी लूज करता है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि वो जो है कमजोर हो गया, वीक हो गया। अब जो वो रिजल्ट जिस पोटेंशियल से देना चाह रहा था, उस पोटेंशियल से वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। लेकिन फिर भी महादशा अंतरदशा जब आता है तो वो रिजल्ट देता है। अपना ग्रह जो भी चीज वो सिग्निफाई कर रहा है, वो रिजल्ट तो डेफिनेटली देने की कोशिश करता है और देता भी है। लेकिन फिर भी जो उसकी जो क्वालिटी, जो स्ट्रेंथ है, जो देने का जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो आइए समझते हैं ग्रह जो है कंबस्ट होने का बेसिकली क्या क्राइटेरिया है, कैसे करके हम लोग समझते हैं कि ग्रह जो है कंबस्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इस सिस्टम को, तो ये क्या है, सूर्य है और ये सब अपने ग्रह हैं, एक लाइन में मैंने रखा है। और ये स्काई का डिवीजन है 360 डिग्री पे। अगर आप अर्थ से स्काई को डिवाइड करते हैं, तो जो उसका वर्चुअल डिवीजन है 12 पार्ट में, तो वो एक एक जॉडियक साइन को बताता है। तो ये समझ लीजिए स्काई का डिवीजन है, आउटर स्काई का। तो ये है। तो अर्थ से जो पहले सूर्य और अर्थ के बीच में जो प्लैनेट है, वो इंफेरियर प्लैनेट कहलाते हैं। और अर्थ से जो अवे है, मतलब इस साइड है, वो सुपेरियर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो डिवाइड करने का रीजन है क्योंकि दोनों का पाथ जो है अर्थ के कंपैरिजन में डिफरेंट है, इसीलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कंबसन सुपेरियर प्लैनेट का मतलब, जो अर्थ से आउटसाइड था। तो ये जुपिटर है, ये रोटेट करते हुए यहाँ पर है। और जब हम लोग अर्थ से देखते हैं जुपिटर को, तो क्या होता है कि सूर्य के कारण जो लाइट है सूर्य का, वो जुपिटर को जो है समहाउ कवर कर लेता है। तो जुपिटर का जो प्रभाव है अर्थ पे, वो उतना नहीं आता, बिकॉज सन का जो रेज है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि जुपिटर जो है अस्त है, या इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर जो है कंबस्ट हो गया है। सेम चीज जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, जो मरकरी है, वेनस है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो पाथ है, वो जब मरकरी सूर्य के सामने आ जाता है, तो मरकरी की जो लाइट है वो सन के लाइट के कारण जो है बहुत कम हो जाती है। मतलब मरकरी में लाइट है नहीं ऐसे। तो सन जो है मरकरी का जो एनर्जी है उसको कवर अप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये मरकरी कंबस्ट कहलाता है। आप एक सिनारियो है जहाँ पे मरकरी जो है अगेन ये पीछे आ रहा है, सन इसके बीच में है, तो हम लोग कहते हैं मरकरी जो है कंबस्ट है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे चंद्रमा जो है, अगर मून जो है 12 डिग्री सन के आसपास आता है, तो सन से 12 डिग्री के डिफरेंस पे रहता है, तो हम लोग कहते हैं चंद्रमा कंबस्ट है, मून कंबस्ट है। मार्स 17 डिग्री के क्लोज जब आता है सन से, तो
विदिन 17 डिग्री सन की डिग्री से जब आता है, तो हम लोग कहते हैं मार्स कंबस्ट है। मरकरी 13 डिग्री पे, जुपिटर 11 डिग्री पे, वेनस 9 डिग्री पे, सैटर्न 15 डिग्री पे। राहु केतु जो है छाया ग्रह है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स है, इसीलिए ये जो है कभी कोई फिजिकल प्लैनेट्स है नहीं, तो ये कंबस्ट नहीं होते, ये शैडो प्लैनेट्स होते हैं। तो राहु केतु का अगर आप गौर से देखेंगे तो ये है, ये अर्थ है, और ये मून का पाथ है जो कि अर्थ को रोटेट करता है, और ये सन का पाथ है जहाँ पे सन रोटेट करता है। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो नॉर्थ साइड का जो इंटरसेक्शन उसको नॉर्थ नोड कहते हैं राहु, और साउथ साइड का जो इंटरसेक्शन है साउथ नोड कहते हैं केतु। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो राहु केतु। तो हम लोग कंबसन के बारे में बात करते हैं तो हम लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि प्लानिट के जो गुण हैं, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक, तो वो क्या क्या गुण होते हैं। तो सात्विक कैटेगरी के अंदर सन, मून और जुपिटर आता है। राजसिक के अंदर मरकरी और वेनस आता है। तामसिक के अंदर मार्स, सैटर्न और राहु केतु आते हैं। मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि कंबसन का जब रिजल्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं कि क्या होता है कंबस्ट होने पे, तो हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका कोर क्वालिटी क्या है। जो सात्विक होते हैं प्लानेट, वो दूसरों के लिए दया रखते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की भलाई के लिए, ये चीज होता है। जो राजसिक प्लानेट होते हैं वो अपने लिए फायदा देखते हैं, अपना फायदा जो है वो सबसे पहले करते हैं, और खुद को ग्रोथ के लिए ले जाते हैं, मतलब ज्यादा से दिमाग से जो है वो काम करते हैं। तामसिक प्लानेट जो होते हैं वो दूसरे को हार्म करना चाहते हैं, और उसमें गुस्सा, क्रोध, जेलसी, ये सब चीज जो है निगेटिव क्वालिटीज कुछ ज्यादा होती है। तो तामसिक प्लानेट कहता है कि मेरे को कोई फायदा हो चाहे नहीं हो, सामने वाले को घाटा जरूर होना चाहिए। राजसिक कहता है दूसरे को घाटा हो ना हो लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए। सात्विक कहता है कि काम ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों के लाइफ में इन्हांसमेंट हो, अगर अपना हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन दूसरे के लाइफ में जरूर इन्हांसमेंट हो। तो सन अगर आप देखेंगे तो एक सात्विक प्लैनेट है, मतलब इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बहुत है। तो आध्यात्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, ट्रुथ जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के क्लोज आता है तो वो बर्न हो जाता है, उसका लाइट, सन के लाइट हीट के कारण वो बर्न हो जाता है, तो हम लोग कंबस्ट कहते हैं। लेकिन सन जो है उस पर अपना पावर, अपना क्वालिटी जो है देने की कोशिश करता है। तो जितने भी तामसिक प्लैनेट हैं जैसे मार्स है, तो मार्स में एंगर है, मार्स में एक रूलरशिप वाला क्वालिटी होता है कि मुझे रूल करना है। तो अब क्वालिटी तो वही रहती है, लेकिन अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब ये लोगों को हार्म करने के बजाय लोगों की भलाई के लिए इसका यूज करना चाहता है। तो मार्स अगर ये हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, तो अब जो ये एनर्जी, ये पावर है, ये वो कोशिश करेगा कि कैसे अपनी पावर को समाज के कल्याण के लिए यूज किया जाए, लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाए। अब ये जो मार्स है वो लोगों को झगड़ा करने, कष्ट देने के लिए यूज नहीं होगा। तो यहाँ मार्स जो है सन का एजेंडा को फॉलो करने की कोशिश करेगा। सिमिलर वे से सैटर्न जो है ये तामसिक है, तो इसमें से जो है कहीं ना कहीं ये प्लानिट सैटर्न जो है कोशिश करता है कि मुझे भी नेम फेम मिले, मैं भी स्टेटस पाऊं, मैं भी एक जगह पे रूल करूं एक चीज को, क्योंकि कैप्रिकॉन का लॉर्ड है तो स्टेटस से आता है। तो वेनस जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड को बताता है और पैसे को बताता है, तो सैटर्न चाहता है कि वो पैसा, वो राजसिक चीज जो है, क्योंकि वो वेनस के साइड जाना चाहता है, उस चीज को, एजेंडा को फुलफिल करे इन नेचुरल सिनारियो। लेकिन यहाँ पे जब सैटर्न कंबस्ट हो जाता है तो वो कहता है कि नहीं, अब जो है मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब जो मेरा मेहनत है, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्मा है, और भृगु नाड़ी में हम लोग इसको प्रोफेशन भी
कहते हैं। तो अब जो सैटर्न है वो वेनस का एजेंडा पूरा करने के बजाय, मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पैसा, लग्जरी, ये सब चीज अवेल करने के बजाय वो सन का एजेंडा फॉलो करने की कोशिश करता है। सोशल वर्क, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सन जो है गवर्नमेंट है, तो जो सूर्य है उसका काम करना चाहता है। अब ये पब्लिक सर्वेंट जो है बनने की कोशिश करता है और बनता है, क्योंकि पहले सैटर्न वेनस का काम करना चाहता था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे जाना चाहता था, सीईओ बनना चाहता था, पैसा, ट्रैवल, मतलब बड़ा वाला सब कुछ ही करना चाहता था। अब ये काम तो करना चाहता है वो चीज, लेकिन सन के रिलेटेड चीज। अब ये गवर्नमेंट जॉब में हायर पोजीशन पे जाएगा, पब्लिक का सेवा करेगा, सर्विस ओरिएंटेड काम करेगा, बिकॉज सैटर्न जो है कंबस्ट हो गया है सन के आने के कारण। तो यहां देख रहे हैं कि सैटर्न का जो तामसिक क्वालिटी है वो अब सात्विक में कन्वर्ट होने लगा। लाइकवाइज अगर हम लोग देखें, राहु केतु तो नहीं होता है कंबस्ट, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, लेकिन राहु डेंजरस रहता है और ये ग्रहण लगाता है, क्योंकि राहु बाकी कुछ करे चाहे नहीं करे, सन और मून को तो नहीं छोड़ता है। तो ये है, तो लेकिन ये कंबसन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और वीडियो में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं केतु पे। तो केतु और सन जो है इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि केतु जो है फ्लैग बताता है और सन जो है डंडा है एक तरह से फ्लैग का। तो ये एक पताका योग जो है वो बनाता है, पर्टिकुलरली अगर केतु डिग्री वाइज सन से आगे है तो, या फिर सन से नेक्स्ट हाउस में है ऐसे करके, तो ये एक पताका योग बनाता है। मतलब लाइफ में तो स्ट्रगल देता ही देता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो है लोगों को हाइट पे ले जाता है, एक बड़ा सक्सेस दिलाता है। केतु के बारे में आपको पता है कि ये डेप्ट, डिजीज या लीगल इशू, इसमें से कोई तीन चीज या तीनों या दो या एक कुछ ना कुछ देता है। तो सन रिप्रेजेंट्स द फादर, तो पिता को या तो लॉन्ग टर्म कर्जा रहेगा, हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे, या फिर को लॉन्ग टर्म क्रोनिक डिजीज होगा कुछ, या फिर कोई लीगल इश्यूज, कुछ ना कुछ लगे ही रहेगा। तो राहु केतु कंबस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया कि अगर वो क्लोज होते हैं सन के तो क्या हो सकता है। अब आते हैं सन जो है, और इधर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वेनस, वेनस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और सन जो है गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट है। तो मरकरी जो है अगर सन के क्लोज आता है, तो पहले अगर क्लोज नहीं रहता है तो मरकरी वेनस का एजेंडा फुलफिल करना चाहता है, मतलब पैसा, रॉयलनेस, लग्जरी, इंजॉयमेंट, अपने लिए कमाना, बहुत आगे बढ़ना, ये सारा चीज। अब जब सन मरकरी के साथ आता है तो अब जो ये नॉलेज है, इसका मरकरी नॉलेज रिप्रेजेंट करता है, तो ये अब स्पिरिचुअल नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो दिमाग में जो थॉट्स हैं इनके, वो इट्स मोर अबाउट स्पिरिचुअल, इट्स मोर अबाउट हेल्पिंग अदर्स, और मतलब समाज के लिए जो है अब ये काम करना चाहता है। अब ये अपने लिए ना होकर के समाज के लिए काम करना चाहता है, क्योंकि अगर ये कंबस्ट नहीं है तो ये वेनस का एजेंडा फुलफिल करेगा, ये वेनस के लिए काम करना चाहेगा, पैसा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, लग्जरी, इंजॉयमेंट, मल्टीपल रिलेशन, ये। बट यहाँ सन के साथ आने के बाद ये सात्विक, समाज, सर्विस, लोगों का मदद, स्पिरिचुअल नॉलेज, कम्युनिकेशन में स्पिरिचुअलिटी, ये सब सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं जुपिटर, अब आते हैं वेनस के ऊपर। तो वेनस तो आपको पता है कि ये है, लेकिन जब सन के साथ आ जाता है वेनस, तो वेनस में जो है राजसिक क्वालिटी जो है वो खत्म होने लगती है। तो यहाँ पे वेनस कहीं ना कहीं अब जो ये पैसा है, मनी जो है, अब ये अपने लिए नहीं सोसाइटी के लिए खर्चा करने की कोशिश करेगा। अब ये जो बंदा है चैरिटी ज्यादा करेगा, लोगों की हेल्प ज्यादा करेगा, उस पैसे को डोनेशन में ज्यादा यूज करेगा, खर्चा करेगा। और जो वेनस है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी साइड जो है जाने की कोशिश करेगा, मतलब अटैचमेंट पैसे से जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वेनस मैरिज भी बताता है। तो और ये चार्म है, सन चूंकि हीट है, तो मैरिज में जो चार्म है
वो खत्म होने लगता है, क्योंकि ये अटैचमेंट को दूर करता है। मनी जो है पैसा है, तो पैसे से रिलेटेड जो अटैचमेंट है उसको भी ये बर्न करने की कोशिश करता है। वेनस जो है स्पर्म कहलाता है मैन में, लड़के के चार्ट में। तो सन जो है हीट है, तो वेनस के साथ आने पे कंबस्ट होने के कारण जो है वेनस सन का, तो स्पर्म काउंट को भी वो होता है जो कि चाइल्ड बर्थ में इशू करता है। तो इसलिए सन वेनस, अगर वेनस कंबस्ट है तो ये कहीं ना कहीं मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है ये प्रॉब्लम करता है। लेकिन समाज के लिए डोनेशन, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, डिटैचमेंट, ये सब चीज में ये हेल्प करता है। लेकिन एक चीज और देखा गया है कि अगर वेनस सन को क्रॉस कर गया है, मतलब वेनस जो है आगे है सन के डिग्री से, अगर सन 5 डिग्री पे है तो वेनस अगर 10 डिग्री, मतलब सन के डिग्री से अगर वेनस आगे है, तो वो नेटिव जो है जिसका चार्ट है वो अपने पिता से कहीं ज्यादा पैसा कमाता। अब आते हैं, अगर जुपिटर कंबस्ट हो जाता है, ओके, जुपिटर क्लोज आ जाता है, तो जुपिटर ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है। अब सन के करीब आ जाने के कारण जो है इस वो बंदा जो नेटिव जो है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके फादर जो है वो भी स्पिरिचुअल हो, और वो समाज के लिए काम करना चाहता है, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहता है, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए ही करना चाहता है। इसके अलावा जुपिटर चूंकि यहाँ पे वीक हो जाता है सन के कारण, जुपिटर का काम है एक्सपेंड करना, लाइट को लोगों तक पहुंचाना, मेटेरियलिस्टिकली जो ग्रोथ देना है उस चीज को। तो ये वीक होने के कारण क्या है कि बंदे को इनसाइड जो है वो तो बहुत ग्रोथ होता है, मतलब इनसाइड जर्नी, सोल जो है, आत्मा जो है, उस पे तो बहुत ज्यादा लाइट होता है। लेकिन मेटेरियलिस्टिकली थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करना पड़ता है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजर का। और कहा जाता है कि ऐसे लोग अपने ही खानदान में फिर से पैदा लिए हैं, कुछ कर्म पिछला बचा हुआ है जो कि इस जन्म में उनको पूरा करना है, तो सेम फैमिली में फिर से पैदा लेते हैं। अगर सन और मून ये साथ आते हैं और मून कंबस्ट हो जाता है, तो पहले तो ये अमावस्या के टाइम में होता है जब सन और मून दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। दूसरा, ये मून चूंकि यहाँ पे वीक हो जाता है, मून में भी जल वाला चीज है, तो उस चीज को सन के हीट के कारण जो है वो वाटर एलिमेंट जो है उसका मतलब इवेपोरेट होने की कोशिश करता है। तो ये सन और मून अमावस्या का, तो ये मूड स्विंग, फिकल माइंडेड, और कहीं ना कहीं जो मून से रिलेटेड चीज है, मॉम का, मदर का हेल्थ, चाइल्डहुड का हेल्थ, ये सब चीज को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मून जो है यहाँ पे वीक हो गया है। तो मून जो है लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस, गुड मूड, खुशी, इस चीज को लाता है। तो कहीं ना कहीं ये मूड को जो है, मूड को अप्स एंड डाउन करने की कोशिश करता है। तो ये, तो मून थोड़ा सा वीक जैसा फील होता है। लेकिन अगर जुपिटर की ब्लेसिंग्स है या ये है तो फिर ये मैनेज हो जाता है। लेकिन बट फर्स्ट 4 इयर्स बच्चे का जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग देखा जाता है, बिकॉज ऑफ मून जो है कंबस्ट हो चुका है, वो उसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं है उस चीज को। क्योंकि जितने भी मेटेरियलिस्टिक चीज है हम लोग के लाइफ में, वो मून के ब्लेसिंग से ही मिलते हैं। हम लोगों का नेम, फेम, रिकॉग्निशन, करियर, बच्चा, लाइफ, पैसा, वाइफ, सारा चीज का कहीं ना कहीं एक रिलेशन मून से होता है। तो अगर मून कमजोर है तो लाइफ के हर पार्ट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अफेक्ट जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये था बेसिकली मेरा एनालिसिस कि अगर कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कीजिए jayantkumar@astrovisit.com पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन। आप मुझे सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जोड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है। और आप अगर न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो कुछ बेसिक कोर्स जो है एस्ट्रो स्कूल पर दिया हुआ है, लिंक सारा नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।